देखते हैं इसके एमसीक्यूज कैसे हैं और किस तरह से हैं। 2-3 बातें मैंने आपको इस पूरे चैप्टर में ना मल्टीपल टाइम्स हाईलाइट करवाई हैं, वही बातें जो है इस पूरे एमसीक्यूज में हमने इस्तेमाल कर रही है। इसका चैप्टर पढ़ने बैठेंगे ना, चैप्टर लगता है बड़ा अजाब है, बड़े लंबे लंबे सवाल हैं। एमसीक्यूज इसके उतने ही आसान हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेज। बताओ जरा। हाँ जी, क्या है? कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेज। देखो हमने क्लियर पढ़ा था कि जो एडमिन एक्सपेंस है वो तो हमारी कौन सी कॉस्ट है? नॉन प्रोडक्शन, वो तो आनी नहीं है, वो हमेशा इनकर होने ही होने हैं। फिर एबनॉर्मल लॉस का आपको डे 1 पता था कि एबनॉर्मल लॉस हमेशा क्या है? चोरी हो गई, इट इज एबनॉर्मल लॉस। आग लग गई, दिस इज एबनॉर्मल लॉस। सैलाब आ गया, दिस इज एबनॉर्मल लॉस। ये जो एबनॉर्मल लॉस है बेसिकली ये हमने क्या करना है? एक्सपेंस आउट करना है, तो ये भी एसआरटी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। रेंट ऑफ स्टोर, भाई इन्वेंट्री ना भी खरीदो, रेंट तो पे हो रहा है, ये भी नहीं बनेगा। तो क्या है? फ्रीट इन, जिसके लिए हमने क्या वर्ड इस्तेमाल किया है? कैरीज इन। एमसीक्यू नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन द कन्वर्जन कॉस्ट। बताएं। अब ये नहीं पढ़ा होगा ना हमने, क्या है बताएं? कमीशन ऑफ सेलिंग स्टाफ, ये तो कौन सा है? नॉन प्रोडक्शन है, ये तो नहीं होना चाहिए। कैरिज इन, कैरिज इन आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, ये किसके लिए है? रॉ मटेरियल। लेक्चर नंबर 1 जहां पे आपको मैंने रॉ मटेरियल, कन्वर्जन और फिनिश गुड्स के 3 सेपरेट अकाउंट बना के दिए थे, वहां पे लिखा था क्लियरली ये कैरिज इन हो गया, फ्रीट इन वगैरह हो गया, टैक्सेस वगैरह पे कर दिए, ये तो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की, तो ये तो कन्वर्जन की कॉस्ट नहीं होती। फिर है सी, दैट इज कैरिज आउटवर्ड, ये सेल्स के एक्सपेंसेस है, ये भी नहीं आते। हाँ, फैक्ट्री सुपरवाइजर वेजेस, 2 तरह के ओवरहेड्स होते हैं, एक प्रोडक्शन ओवरहेड, दूसरे नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड्स में क्या आते हैं? ऑल डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट जो उस प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो ये फैक्ट्री का सुपरवाइजर है जो उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए काम कर रहा है, ये तो ऐड होगा। ये किसका पार्ट बनेगा? कन्वर्जन का। हमने वहां पढ़ा था कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? ऑल डायरेक्ट कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स। और ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी हो गई, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गई, ये किसका पार्ट बनती है? ओवरहेड्स का। एक्सपेंस आउट करते हैं आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सेपरेट एक्सपेंस के तौर पर शो करते हैं। जैसे सेलिंग एक्सपेंस है, सेलिंग कमीशंस है, फाइनेंस कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, ये इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, ये सेपरेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस शो होते हैं। तो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में नॉन प्रोडक्शन का मतलब है उधर जाएंगे, यहां तो कभी भी नहीं आएंगे। इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट कभी नहीं बनता नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड। मैं देख लेता हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। एमसीक्यू नंबर 3 निकाल लें। कहता है जी, तो मैं नजर बिठा देना नशई इंसान। आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट अकाउंट्स, Saima reviewed her clothing inventory. She discovered that some items included at a cost of rupees 2600 can be sold for 25 after incurring selling cost of rupees 65. What effect will any required adjustment on Saima profit? उसने हमें बताइए कॉस्ट कितनी है? 2600। हमें कंपेयर करना है एनआरवी से। एनआरवी क्या होता है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। व्हाट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस? 2550। बेचने के लिए खर्चा कितना करना पड़ेगा? 2550 माइनस 65, 2550 माइनस 65 कितना बनता है? 24। कॉस्ट कितनी है? एनआरवी कितनी है? रख करेगा पेयर 2600 माइनस 2485 कितना लॉस है? तो अब आपका लॉस हुआ है, एसेट की कॉस्ट कम हुई है, तो प्रॉफिट क्या होगा? कितने से? क्लियर है?
ये आपको एमसीक्यूज आएंगे इस तरह के इन्वेंट्री में से। अच्छा, आने आपको मैक्सिमम इस चैप्टर में से 8 नंबर के हैं, मैक्सिमम 8 नंबर के आने एमसीक्यूज बस। और आई कैप का ट्रेंड है कि वो इसमें से 1 या 2 एमसीक्यूज पूछ रहे, 4 6 4 6, बाकी वो पूछता डेप्रिसिएशन से, बिकॉज डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री 15 मार्क्स की आनी है, और वो डेप्रिसिएशन पे हाथ सीधा करता है। तो चैप्टर में से सिर्फ आपको 2 या 3 इस तरह के एमसीक्यू पढ़े जरा। तो स्वीप कॉर्पोरेशन सेल 3 प्रोडक्ट्स अल्फा, बीटा एंड गैमा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल एट द ईयर एंड। अल्फा, बीटा और गैमा की ओरिजिनल कॉस्ट है जी, अल्फा की 10 रुपये पर यूनिट, सेलिंग प्राइस जो है 15 है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 3 रुपये, इन्वेंट्री जो है 300 की आपके हाथ में है। बीटा की कॉस्ट 13 रुपये है, सेलिंग प्राइस 14 रुपये है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है 5 रुपये है। गैमा की जो है दैट इज़ 15 और 14 और 2 रुपये है, उसके 380 यूनिट है, उसके 240 है। कहता है जी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईयर शुड बी। टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बताओ क्या आएगी, जल्दी निकालो। कैसे निकालिए, देखें जी सिंपल सी बात है। पहले बात करें अगर अल्फा की, तो कॉस्ट कितनी है 10 रुपये, एनआरपी कितनी आ रही है 12 रुपये, लोअर ऑफ कॉस्ट 10 रुपये आती है, तो ये आ जाएगा अल्फा होगा आपका जी 300 इंटू 10 कितने का आ जाएगा 3000 का आ जाएगा। बीटा की कॉस्ट है 13, एनआरवी है 14 माइनस 5 9 रुपये, तो 9 का रिकॉर्ड होगा ये 380 इंटू 9 कितना आता है बताओ, 380 इंटू 9 कितना होता है 3400। अच्छा जी कॉस्ट 15, ये आएगी जी एनआरवी 12 रुपये, तो 12 ही लो है, 240 इंटू 12 कितना आता है, कितना 2880। तय क्या था सम करके 3 3 6 2 7 9 300। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। समझ लगी। एमसीक्यूज 5 1 नंबर के एमसीक्यूज है आपके पास, 1.8 मिनट है, 1 नंबर के एमसीक्यूज, जल्दी करें। The following information is available to a mobile dealer about his inventory at the year end. कॉस्ट है मोबाइल ए की, बी की, सी की, डी की। कॉस्ट 5 13 14 200, एनआरवी है 3300, 13500, सी की 13900 और डी की 15000। What value of inventory should be shown in the statement of his financial statement at the year end? बताएं क्या वैल्यू होगी। तो पहले वाले का तो एनआरवी आ जाएगी, मतलब ये शो होगा 3300 के ऊपर, बी वाला शो होगा आपका 13000 के ऊपर, सी वाला शो होगा आपका 13900 के ऊपर और डी वाला शो होगा 14900 के ऊपर। आप जमा करें क्या बनता है, डी ऑप्शन 45000। सी का आंसर बताएं क्या बनता है, शाबाश। सी का आंसर बताएं। The closing stock of Daniel amounted to 1,30,200। डिस्कवर्ड डैमेज स्टॉक जो है 25,000 का था। टोटल रिपेयर कॉस्ट जो है 3500 की है। आफ्टर रिपेयर द कुड बी सोल्ड फॉर 18,000। बताएं ज़रा। देखें उसने क्या आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1,30,200 का है। इसमें से उसने कहा है 25,000 की इन्वेंट्री डैमेज है। आप इसमें से 25,000 जो है वो लेस करवा दें, कितना बनता है रिमेनिंग, एक 1,04,500। ये है ठीक वाली इन्वेंट्री, ये तो है इन्वेंट्री नॉर्मल। अब हमें पता है इन्वेंट्री डैमेज जो है उसकी कॉस्ट कितनी है 25,000। एनआरवी निकालते हैं तो इसके सेलिंग प्राइस जो है 18,000 है। रिपेयर कॉस्ट कितनी है 3500। कितनी एनआरवी आएगी 14,500। तो हम इसको इस पर रिकॉर्ड करेंगे तो 1,5,200 जमा 14,500 कितना बनेगा, 1,19,700। ये आएगी आपके पास
कॉस्ट किसकी, इन्वेंट्री की। क्लियर है, ये समझ आया। कितना आया आंसर, 48,600। किसी को इस आंसर की समझ ना आई तो मुझसे पूछ सकते हैं। आठवें का आंसर क्या है, वाह रट्टे चेक करें लोगों के। नाइन्थ का बताएं। हाँ जी, क्या ऑप्शन है बताएं। ए बी सी डी कौन सा इसमें से, सी, आयुश्योर। 10वें का बताएं, क्या ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी है। एनआर भी आपकी 25,000 है और लॉस भी आपको कितना हुआ है, 25,000 का। 11th, अब नॉर्मल वेस्ट तो कभी बताया है कि ये किसका पार्ट बनेगा, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। स्टोरेज कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है, सेलिंग कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, है ही नहीं। अभी आप 12 MCQs पढ़ें ज़रा, क्या जवाब है। यू कैन कंसीडर कि अगर ये पेपर में MCQs आएगा ना, ये वाला, ये 3 नंबर के MCQs है। इस तरह के 2 MCQs मिलेंगे आपको। एक इस तरह का MCQs मिल जाएगा 3 नंबर का, एक आपको MCQs मिल जाएगा इस तरह का 2 नंबर का, एक आपको MCQs मिल जाएगा इस तरह का 1 नंबर का। तो 6 नंबर पूछ लेगा वो, 3 MCQs देखिए आपके। अब ये 3 नंबर के MCQs ज़रा पढ़ के बताएं, इसमें क्या मुश्किल है, क्या इसका ऑप्शन होना चाहिए, ज़रा बताएं। क्या ऑप्शन है, सी। अब देखिए, कहते हैं स्पाइस लिमिटेड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना वर्थ ₹10 million। दे पेड 8,000 एज इम्पोर्ट ड्यूटी एंड 2 लाख एज इम्पोर्ट टैक्सेस। द इम्पोर्ट टैक्सेस वर सब्सिक्वेंटली रिफंडेड। ये रिफंडेबल टैक्स नहीं, तो कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। दे पेड 1.5 लाख फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल फ्रॉम चाइना एंड अनदर 2 लाख एज पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस फॉर लोडिंग द मटीरियल एट चाइना। मार्केटिंग एक्सपेंस जो हैं वो 1 लाख के हैं। जनरल एडमिन ओवर हेड्स जो हैं वो 2 लाख के हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, क्या आता है सब। ये 3 नंबर का है, इतना लंबा, ये 3 नंबर के MCQs है। आपके MCQs कभी भी इवन मार्क्स के नहीं होते, आपको हाईएस्ट MCQs 4 मार्क्स का ही मिलेगा। एक MCQs 4 नंबर का भी है। आपको 39 MCQs आने हैं, ठीक है, और एक आपका है ना, 39 MCQs होने हैं आपके, 40 MCQs होने हैं टोटल, 40 क्वेश्चन होने हैं, 39 MCQs होने हैं। एक होना आपका लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर का, वो 20 साइड पे हो गए। बाकी 39 MCQs में से 80 मार्क्स हैं। कुछ 1 नंबर के होंगे, कुछ 2 नंबर के होंगे, कुछ 3 नंबर के, मैक्सिमम 4 नंबर के होंगे MCQs। हाँ, मार्क्स साथ लिखे होते हैं ब्रैकेट में, कौन सा कितने मार्क्स का। जो तुम मुझे सवालों से लेके आए थे वर्क बैक वाला ऊपर, वो MCQs 4 नंबर वाला था, ये लेके आया था। वो वाला MCQs 4 मार्क्स का था पूरी वर्किंग बैक करके। तो मेंशन होगा कि MCQs 1 नंबर वाला है, 2 वाला है, 3 वाला है, 4 वाला है, 5 वाला है, मैक्सिमम 4 नंबर वाला MCQs होता है, होंगे। अब इन्वेंट्री वाले में से 3 MCQs आपको आने हैं। एक इस तरह का स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 मार्क्स का, एक होगा थोड़ा सा बड़ा जैसे ये वाला था 7 वाला, ये हो जाएगा 2 नंबर का या 3 नंबर का। ये MCQs होगा 3 से 4 नंबर का। MCQ इन्वेंट्री प्लस डिप्रिसिएशन मैक्सिमम 15 मार्क्स की आनी है। तो 6-7 नंबर यहाँ से, 6-7 नंबर उसने वहाँ से पूछने। तो इसके MCQs ज़्यादा आसान है। 13 का आंसर क्या होगा, अभी 1 नंबर का है, 14 1 नंबर का। जो होते हैं ना आपके स्ट्रेट अंग्रेजी वाले MCQs 1 नंबर के होते हैं, और वो तमाम MCQs जिसमें कैलकुलेशंस हैं वो 2-3 नंबर की होती है। स्टेटमेंट वाले यार आपको मिलेंगे कोई 10 से 12 MCQs मिलेंगे, और गालिबन 20 से 25 नंबर होंगे उनके, काफ़ी नंबर होते हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन आती है, बुक कीपिंग की डेफिनेशन पूछ लेता होता है, ट्रांजैक्शन के टाइप्स पूछता है। अब ट्रांजैक्शंस में से MCQs आएंगे, लाजमी आएंगे। अकाउंटिंग क्वेश्चन से MCQs आएंगे, 3-2 MCQs अकाउंटिंग क्वेश्चन से लाजमी पूछेगा वो। हाँ, स्टेटमेंट वाले तो सीधे सीधे सवाल है, उस पर तो बंदा तुक्के मार लेता है। देखिए, स्टेटमेंट वाले MCQs करने के बाद सबसे आसान तरीका क्या है, ऑलवेज गो विद द ऑप्शन जो नहीं है। ये जैसे है एनी अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू द NRV शुड,
इसका कौन सा जवाब नहीं है पहले वो देखो, उसे ख़त्म करो, जो बच रहेगा वो होता है। स्टेटमेंट का सबसे आसान ही होता है। जैसे 14 है, एस्टिमेटिंग सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंपटीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड। देखिए मार्केट वैल्यू ये नहीं होती, काट दो, फेयर वैल्यू भी नहीं है, करंट वैल्यू भी नहीं है, क्या बचा, एनआरवी, ये लगा दो। तो स्टेटमेंट वाले सवाल इस तरह होते हैं। देखो जो नहीं है उनको पहले रिमूव करो, फिर देखो क्या है। जो कैलकुलेशंस वाले हैं ना, उसमें बंदे को ढूंढना पड़ता है। क्यों? वो उसमें ना प्रॉपर आपको बिल्कुल एक जैसे आंसर गिवन करेगा। जैसे 1,19,700 है, होगा ऑप्शन 1 1,19,700, दूसरा होगा 1,19,200, तीसरा होगा 1,20,200, तो इस तरह के ऑप्शन देगा। उसमें फिर आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, लेकिन इसमें नहीं ऐसे होता। 3 से 4 बस। एक आएगा डेप्रिसिएशन से, एक आएगा इन्वेंट्री से, एक आपको आएगा डाउटफुल डेट से। ये 3 टॉपिक से 3 आपको बड़े एमसीक्यूज आएंगे। बीआरएस क्योंकि ऑब्सोलीट होती जा रही है, उसमें से बड़ा एमसीक्यूज अब नहीं पूछता, वरना पहले पूछता होता था। तो 3 एमसीक्यूज तो बड़े होंगे 12 नंबर तक के, वो 3 ही होंगे। 3 टॉपिक है। एक डेटर वाला, आपको याद है हमने डेटर वाले चैप्टर में कुछ एमसीक्यूज किए थे जिसमें हम स्पेसिफिक प्रोविजन भी निकाल रहे थे, जनरल भी निकाल रहे थे और गुड डेट्स भी निकाल रहे थे। वो एमसीक्यूज आई गेस 40 की लाइन में 1-2 एमसीक्यूज थे, 1-2 एमसीक्यूज 25 से 30 के दरमियान आए थे। उस तरह के एमसीक्यूज 4 नंबर के होंगे, वो आपको आएगा। क्या? नहीं, मैं नहीं मानता। सबसे एंड पे इनको सबसे पहले करना चाहिए। जब आप सवाल पेपर पकड़ के बैठते हो ना, उस वक्त ना आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा होता है। अभी आपका कोई एमसीक्यूज ना गलत नहीं हुआ होता, ये सबसे पहले कर लो। ये जो है ना, ये थ्योरेटिकल, इससे बंदे को कुछ चीज़ें भूली भी होती हैं, इसको बंदा वेट करता है ताकि टाइम पे याद आ जाए, यहाँ दाएं बाएं बंदा पूछ ले। तो पूछने वाला सीन एंड पे रखो, कैलकुलेशंस पहले करो।